हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब बढ़िया है? सब कैसे हैं? आज आपके लिए मैं वीडियो में लास्ट में रेपो रेट बताऊंगा और रिवर्स रेपो रेट बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था सक्सेसिव फार्मूला बताया था, जिसका फार्मूला ये होता है। तो मैंने बताया था अगर किसी किसी वैल्यू को 2 बार परसेंटेज में बढ़ाते हैं तो हम उसके लिए सक्सेसिव फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे पहले हमने 100 को 10% बढ़ाया, जो आंसर आया फिर उसको 20% बढ़ाया। ठीक है, तो ओवरऑल ओवरऑल कितना बढ़ा? 32%। ठीक है, मेरा कहने का मतलब था यहाँ पे अगर हम पहले 20 बढ़ा लें तो भी वैल्यू इतनी आएगी, पहले 10 बढ़ा लेंगे तो भी वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, जैसे इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यू रखी x की जगह 10, y की जगह 20, कट कटा के 32 आ गया। अगर हम पहले 20 भी रख देंगे ना तब भी वही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। रेशो से कैसे सॉल्व करते हैं? रेशो से 10% की फ्रैक्शन वैल्यू ये, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है, ये बढ़ रहे हैं दोनों, बढ़ रहे हैं ना दोनों। लिखा है ऊपर, बताया है कि बढ़ रही है वैल्यू। तो 10 से 11 हो गया, 10 में एक जुड़ के 11, 5 में एक जुड़ के 6, 5 से 6, तो ये कट गया। रेशो में डायगनली कट जाता है। तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5 5 जा 25, 11 3 जा 33। तो कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया। किससे? 25 से। तो काट पीट के 32 आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ें। समझ में आ गया ना? आगे ना समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ शुगर वाज इंक्रीज्ड बाय दिस, मिस्टर गुलाब reduced its consumption in such a way that the expenditure on sugar should be increased by 10% more। मतलब प्राइस बढ़ गया शुगर का 32%, तो उन्होंने इस तरीके से कंजम्पशन घटाई कि वो खर्चा जो है ना, खर्चा वो सिर्फ 10% ही बढ़ाया है पहले से। अगर वो पहले 36 kg शुगर खाते थे तो अब कितना खाएंगे? तो मैंने देखा 32% की वैल्यू क्या होती है, ये होगी 100 पे 32 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 132, 132 बटा 100, काट पीट के इतना आ गया। 10% की वैल्यू ये होती है, 10% की वैल्यू 10 में एक जुड़ के 11 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है? 25 से 33 हुआ, 25 से 33 हुआ। ठीक है, कंजम्पशन क्या था? पहले कुछ एक्स था, अब एक्स हो गया घटने के बाद। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना था? 10 से 11। तो मतलब है कटता कैसे है? तो ये जो लाइन होती है ना, इसके नीचे कटता है। मतलब 5 5 जो 25, 5 2 जा 10, 11 1 जा 1, 11 3 जा 33। तो मैं बेसिकली एक्स और वाई का वो निकालना है, रेशो। एक्स क्या दिखाता है पहले कितनी थी वैल्यू, वाई क्या दिखाता है बाद में कितनी हो गई वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ये देखिए, मतलब कुछ कुछ इस तरीके से लिखा होता है, उसका मतलब यही है। तो कार 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, काट पीट दिया, ऐसे कर दिया। तो हमने एक्स अपॉन वाई का रेशो निकाल लिया। 3 इधर चला गया, 5 इधर आ गया। तो पहले 6 था, 5 हो गया। कितना घट गया? 1 घट गया, 6 पे घट गया। 1 घटा है किस पे? 6 पे ही तो घटा है ना? तो इसका मतलब है 6 जो थी वो पहले की वैल्यू है। तो पहले कितना ले रहा था? 36 किलो। 1 पे कितना लेगा? 6। तो 6 पे 1 घटने के बाद 5 हो गया, तो 5 पे कितना लेगा? 30। मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, है ना? कर देंगे ना? हाँ जी कर देंगे, यही आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन देखिए, एक सर्टेन वैल्यू है जो इज इंक्रीज्ड बाय x% एंड देन डिक्रीज बाय 50%, द ओवरऑल इंक्रीमेंट दिया हुआ 10% का। तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो मैंने कल ही अभी बताया, पहले 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 इसको सॉल्व कर लें या इसको, बात एक ही है। तो हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, तो हमने रिवर्स कर लिया। तो 100 का 50% कितना हुआ? 50। 100 का 50% कितना हुआ? 50 ही होगा। तो 50 घट गया, 50% डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो इसमें से 50 घटा दिया तो इतना बच गया। तो ओवरऑल क्या दिया भाई? 10% दिया, मतलब ओवरऑल 100 से 110 ही हुआ है। ओवरऑल 100 से 110 ही हुआ है। तो मतलब ये इससे कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 60 बढ़ गया। किस पे? 50 पे, तभी तो 110 आया है। तो ये कितना हो गया? 1/5 ऐसे लिख लें इसको, 6 अलग करके। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 20%। 20 को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आएगा? ये आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा पॉपुलेशन का।
कि गांव की पॉपुलेशन इतनी है, मेल इतने बढ़ गए, फीमेल इतने बढ़ गए, तो बताओ इतने साल बाद क्या होगी। ये क्वेश्चन बनते हैं इस पर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज दिस। विलेज की पॉपुलेशन इतनी है, उसकी पॉपुलेशन इतनी परसेंट बढ़ती है 3 साल तक, तो बतानी है 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट लेक्चर में बताइए, वो ज़रूर देखना। इतनी होती है, मतलब 7 थी पहले, 2 जोड़ के 9 हो गई, तो 3 साल तक हुई है। तो 7 से 9, 7 से 9, 7 से 9, 7 का क्यूब मल्टीप्लाई कर दिया इतना, 9 का क्यूब मतलब मल्टीप्लाई कर गया इतना। तो इनिशियल वैल्यू दी हुई है, तो इसकी वैल्यू दी हुई है इतनी, एक की वैल्यू इतनी, इसकी पूछी है तो कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी इतनी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। ऐसा ये क्वेश्चन है, रसगुल्ले का प्राइस दिया हुआ इतना था, पहले ईयर में इतना बढ़ गया, दूसरे ईयर में इतना बढ़ गया, तीसरे ईयर में इतना बढ़ गया। ठीक है, 10 की इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 में 1 जोड़ के 11 हो गया, तो 10 से 11। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, 8 में 3 जुड़ गया, कितना हो गया, 8 से 11, 8 से 11। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, तो 9 में एक एक घट गया, डिक्रीज लिखा हुआ है ना, 9 में एक घट गया, कितना हो गया, 9 से 8, 8 से 8 कट गया, बताया था डायगनली कट जाता है। तो 10 9, इसको मल्टीप्लाई किया 99, 11 इंटू 11 121। ठीक है, तो पहले कितनी थी, इतनी थी और पहली वैल्यू ये है, तो 99 की वैल्यू कितनी है, इतनी, एक की वैल्यू इतनी, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी हो जाएगी। तो इतने रुपए हो गई, इतना परसेंटेज बढ़ने बढ़ने घटने के बाद। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। ये क्वेश्चन देखो, पॉपुलेशन दी हुई है, मेट्रो सिटी की इतनी है, मेल मेल 4% इंक्रीज़ हुए, फीमेल फीमेल 10% इंक्रीज़ हुई, ओवरऑल इंक्रीमेंट है इतना हुआ है, मतलब टाइम दिया हुआ 1 साल का। मेल और फीमेल बताने कितने थे शुरुआत में इनिशियली, तो मतलब जो बड़ी भी वैल्यू है ना वो इतनी है, बड़ी भी वैल्यू इतनी है। ठीक है, ओवरऑल इंक्रीमेंट का मतलब ये है, जो बड़े हैं ना ये दोनों, उसकी वैल्यू ये है दोनों की मिला के। ठीक है, तो मैंने देखा मेल इतने बढ़ रहे, इतने परसेंट से बढ़े हैं, फीमेल इतने परसेंट से बढ़ी है, मतलब फीमेल को मैंने 10% था तो ऐसे लिख लिया, कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये 4 है और यहाँ भी 4 है, तो इसलिए हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो हमने एक बार में 4% की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, 4% किसका निकालेंगे, पॉपुलेशन जितनी है सिटी में उसका 4%, तो कितना आया, इतना आ गया। तो हमने देखा ओवरऑल इंक्रीमेंट इतना हुआ है, और हमने ये देखा 4% की वैल्यू ये है, तो माइनस कर दिया, माइनस कर दे, इतना बच गया। इतना फालतू क्यों बच गया, क्योंकि यहाँ पे हमने 6% की वैल्यू नहीं ली है, मतलब 6% नहीं निकाला है, तो इसी 6% की वैल्यू कितनी है, इतनी है, इतनी। तो एक की कितनी हो जाएगी, इतनी, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 32,000, 32,000, क्योंकि हमने इस पे निकाला है ना, ये इसकी थी ना वैल्यू 6 की ये, तो ये 100% है वो फीमेल का है, तो मेल का कितना बचेगा, 64,000, क्योंकि टोटल 96,000 हैं क्वेश्चन में लिखा है, और जिसमें से फीमेल 32,000 है, तो मेल 64,000 हो जाएंगे, 64,000 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलें, चलो। अगला क्वेश्चन, टोटल पॉपुलेशन दी है इतनी, मेल इतने परसेंट से इंक्रीज़ हुए, फीमेल इतने परसेंट से इंक्रीज़ हुई। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद टोटल पॉपुलेशन है वो इतनी हो गई। ठीक है, तो बताना है फाइंड पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इनिशियली, शुरुआत में कितने थे। तो ये जो टोटल पॉपुलेशन हुई ना वो बढ़ने के बाद कितनी हो गई है 1 साल के बाद। पीछे जो दिया था वो था कि इंक्रीमेंट वैल्यू दी है, मतलब मेल और फीमेल जो बढ़े हैं ना वो उसकी वैल्यू थी, ये नहीं दिया है कि बढ़ने के बाद इतनी हो गई, इसमें दी है बढ़ने के बाद इतनी हो गई है। ठीक है, तो मैं इसको इससे माइनस कर दूंगा ये देखने के लिए कि ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ है। कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, हाँ जी कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, ओवर तो 1 साल बाद इतनी पॉपुलेशन हुई थी, पहले इतनी थी, माइनस करके देखा तो 672 बढ़ी है 1 साल में। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ कर लिया, मेल फीमेल लिख लिया, फीमेल 5%, मेल 8%, इसको इस तरीके से लिख लिया ताकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो मैंने क्या किया, 5% निकाल लिया किसका, जितनी पॉपुलेशन थी इनिशियली, तो कितनी थी इनिशियली, इतनी थी इनिशियली पॉपुलेशन। ठीक है,
तो 480 आएगा 5%, मतलब इतनी थी ना इनिशियली, तो इसका 5% कितना आ गया 480, इसका 5% कितना आ गया 480, ठीक है। तो एक्चुअली बड़ी कितनी है, इतनी बड़ी है, बड़ी इतनी है, 5% की वैल्यू ये आई है, ठीक है। तो बच कितनी गई, ये 192 बच गई ना। क्यों बच गई है 192, क्योंकि मेल का 3% बाकी है ना, बाकी है ना मेल का 3%। तो वही 3% की वैल्यू कितनी है, 3% की वैल्यू कितनी है 192, 1% की 64, तो मेल पे 100% की क्या होगी 6400। अगर टोटल 9600 पॉपुलेशन है जिसमें से मेल 6400 हैं, तो ऑटोमेटिकली फीमेल 3200 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, है ना। बस यही निकालना था। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट है ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट का, फ्रेश फ्रूट का। तो देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी फल है तो उसमें क्या होता है, गूदा होता है, पल्प होता है, गूदा पल्प, वो तो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। और जो पानी होता है वो तो एवोपरेट हो जाता है ना टाइम के साथ, उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाता है ना, हो जाता है कि नहीं हो जाता है ना। तो हम अब इसमें पूछता क्या है, पल्प की परसेंटेज बता, पल्प की परसेंटेज कैसे निकलती है, किसी भी फल में कितना पल्प है वो कैसे निकलता है। जैसे मैंने कहा, मैंने एक को दिए 4 रुपये और एक लड़के को दिए 6 रुपये, तो मुझसे पूछा था, या ऐसे समझ लो 100 रुपये मेरे पास, मैंने दे दिए एक को 40 रुपये, एक को दे दिए 60 रुपये। तो मुझसे पूछा मैंने दूसरे लड़के को जो 60 रुपये दिए हैं वो कितना परसेंट दिया, मतलब उसको कितना परसेंट दिए। तो ऐसे लिखते हैं 60%, 100 में से 60% कैसे हुआ, मैंने 100 रुपये में से एक लड़के को दे दिए 40 रुपये और दूसरे लड़के को दे दिए 60 रुपये। तो वो दूसरे लड़के को जो 60 रुपये दिए हैं वो कितना परसेंट है 100 का, 60% है। कैसे निकला, 60/100, कैसे निकला होगा 60/100, इसकी वैल्यू कैसे निकली होगी 60/100। कंपेयर करा ना 100 से, कंपेयर करा ना, तो नीचे क्या है टोटल वैल्यू आई है और जिसकी निकाल रहे हैं उसकी इधर वैल्यू आती है, न्यूमरेटर में आती है कि नहीं, तो बस ऐसे ही होगा। पल्प निकाल रहे हैं हम, पल्प परसेंटेज, तो पल्प आया कितना पल्प है उस फल में टोटल में से, ऐसे ही निकलेगा पल्प परसेंटेज, जैसे इसका निकाला ऐसे ही निकलेगा। मैंने देखा पल्प तो कांस्टेंट रहता है, पानी उड़ता है, तो पल्प कांस्टेंट रहेगा और पानी उड़ जाता है टाइम के साथ, है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट ज़्यादा होगी तो पल्प परसेंटेज कम होगा, अगर पल्प ज़्यादा तो टोटल क्वांटिटी कम होगी, है ना। ऐसी होगा ना, ऐसी होगा ना। देखिए क्वेश्चन देखिए, फ्रेश फ्रेश एप्पल कंटेन 90% वाटर, अगर फ्रेश एप्पल में 90% वाटर है तो पल्प कितना होगा 10% होगा कि नहीं होगा। और ड्राई एप्पल कंटेन्स 20% वाटर, अगर ड्राई एप्पल में 20% वाटर है तो 80% क्या होगा, 80% पल्प होगा कि नहीं होगा। ये तो पूछ रहा है कितना ड्राई एप्पल हम ऑब्टेन कर सकते हैं 20 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट से, मतलब ड्राई एप्पल 20 किलो फ्रेश फ्रूट से कितना ड्राई एप्पल हम निकाल सकते हैं, ये पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है, आइए सोल्यूशन देखते हैं, दूसरे पेज पे है। ये सोल्यूशन है, ये है फ्रेश, ये है ड्राई। पल्प परसेंटेज क्या दिया हुआ है, यही है, फ्रेश में 90% वाटर दिया है क्वेश्चन में, तो 10% पल्प होगा, हाँ जी। और ड्राई में 20% वाटर दिया है, तो 80% पल्प की परसेंटेज होगी कि नहीं होगी, तो रेशो बना लिया, ये हो गई पल्प की परसेंटेज। तो मैंने क्या बताया, ये पल्प है ना, ये पल्प परसेंटेज और टोटल क्वांटिटी में ये इन्वर्स का रिलेशन बताया। उल्टा हो जाता है, उल्टा उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। टोटल क्वांटिटी अगर निकालनी हो तो इसका उल्टा कर देंगे, हाँ जी कर देंगे, उल्टा कर दिया रेशो मैंने। तो टोटल क्वांटिटी ये है, तो उसमें क्या पूछा क्वेश्चन में कि 20 किलो फ्रेश फ्रूट में से कितना ड्राई फ्रूट निकाल सकते हैं, तो कितना है फ्रेश फ्रूट का रेशो कितना 8, तो यही 8 की वैल्यू 20 दी है, एक की वैल्यू इतनी हो गई। तो हमारा रेशो क्या है ड्राई फ्रूट में, एक ही है, कितना क्वांटिटी ड्राई फ्रूट निकाल सकते हैं यही पूछा है। तो टोटल क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट का रेशो एक बन के आया, तो एक ही यही है, इतना ही आंसर है, इतना। ठीक है, आगे बढ़े। अगला कॉन्सेप्ट है टैक्स का, अगला कॉन्सेप्ट है टैक्स का।
टैक्स क्या होता है? टैक्स जो भी हम कमाते हैं, जो भी हम कमाते हैं उस पर टैक्स देते हैं। टोटल इनकम जो कमाते हैं, ग्रॉस इनकम कह लो, टैक्स देते हैं प्लस नेट इनकम, यही होती है हमारी टोटल इनकम। सपोज हमारी इनकम 100 है, टैक्स मैंने 20 रुपये दे दिया, 80 रुपये हमारी नेट इनकम बच गई। अगर मैं इस पर 10 रुपये टैक्स बढ़ा दूँ, ये 30 हो जाएगा। इनकम 100 ही रहेगी हमारी, इनकम तो उतनी रहती है, टैक्स बढ़ता घटता है ना। यहाँ 10 रुपये बढ़ा दूंगा तो यहाँ 10 रुपये कम हो जाएगा, क्योंकि 100 करना है, हमें इक्वल करनी है ना वैल्यू। तो हमने क्या समझ आया हमें यहाँ से, जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम घटेगी, या जितना टैक्स परसेंटेज बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम का परसेंटेज घटेगी, मतलब वही है। तो सेम है, जितना ये बढ़ेगा उतना ही घटेगा। समझ सेम है ना? सेम। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हैड द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, देन द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 6%, फाइंड द इनकम टैक्स रेट। तो मतलब इक्वल कर देंगे, इनकम टैक्स का परसेंटेज इक्वल्स टू 6% ऑफ नेट इनकम, यही लिखेंगे। अभी बताया कैसे इक्वल किया। तो रेशो निकाल लेंगे इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम का, तो इतना आएगा, इतना आ जाएगा रेशो। ये 19 इधर आ जाएगा ना नीचे, तो नीचे आ गया। टोटल इनकम क्या होगी? इन दोनों का सम, रेशो का 25 हो जाएगी। तो टैक्स रेट क्या होता है? जितना भी टैक्स दिया, नेट जितना भी टैक्स दिया टोटल इनकम पे, वही टैक्स रेट होता है। टैक्स कितना दिया? 6 दिया है, इनकम टैक्स 6 दिया है। किस पे दिया है? टोटल इनकम 25 पे दिया है। तो काट पीट के 24% आ गया। ऐसे ही निकालते हैं रेट, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 4 जा 100, 4 6 जा 24, ऐसे निकालते हैं। हाँ जी, ऐसे ही निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, द मंथली इनकम ऑफ ए मैन इज 27,000, हिज एक्सपेंडिचर इज 18,000, हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 14% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 7%। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। मतलब उसकी, अगर उसकी सैलरी बढ़ गई है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, तो उसकी सेविंग कितनी बड़ी होगी, ये पूछ रहा है। तो अगर हम समझे तो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम कमाई हमारी, खर्चा और सेविंग, इसी से मिला के बनती है इनकम हमारी। बनती है कि नहीं बनती? तो इनकम कितनी थी? 27,000। एक्सपेंडिचर कितना दिया भाई? 18,000। तो ऑटोमेटिकली सेविंग कितनी हो जाएगी? 9,000 हो जाएगी। मैंने काट पीट के रेशो बना लिया, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, काट पीट के रेशो बना लिया। अगर हम इसके आगे 2 0 2 0 2 0 लगा दें, कोई फ़र्क पड़ेगा? रेशो ही तो है, काट पीट के तो यही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ जी, यही बनेगा। और यहाँ पे देखो, इनकम कितनी बढ़ाई? 14%। कितनी होती है? 42। 14% इसका 42। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? 7%। 7% इसका कितना होगा? 14 होगा। इसका 7%। तो अब बराबर करना है हमें, इनकम के बराबर ही तो लानी है। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? ऑटोमेटिकली 28 हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 100 में कितनी बढ़ गई है? 28 बढ़ी है। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तो 28% ही तो निकालना था, कितना इंक्रीज हुआ है सेविंग। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब आता है इलेक्शन का कॉन्सेप्ट। इलेक्शन में होता है ना, दो कैंडिडेट होते हैं, दो कैंडिडेट पार्ट लेते हैं। एक कैंडिडेट हारता है, एक कैंडिडेट जीतता है कुछ ना कुछ वोटों से। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ लोग होते हैं जो वोट नहीं देते, कुछ लोग होते हैं जो वोट देते हैं। जो वोट देते हैं, जो वैलिड वोट्स हैं, जो वोट देते हैं उसमें कुछ वैलिड होते हैं, उसमें कुछ इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो क्वेश्चन से समझाता हूँ क्या क्वेश्चन होता है ये। तो ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक इलेक्शन में, इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स, विनर गेट्स 48% ऑफ द टोटल वोट्स। विनर को टोटल वोट्स का 48% मिला है, और उसने डिफीटेड इज ओपोनेंट बाय इतने वोट्स, इतने वोट से हरा दिया उसको, अपने अपोनेंट को। जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द, हमें टोटल नंबर ऑफ फाइंड करने, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इलेक्शन में। एंड 8% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब 8% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। सपोज 100 वोट थे हमारे पास, 100 वोटर्स हैं, 100 वोटर्स हैं, जिसमें से 8% ने वोट नहीं दिया, तो कितने बच गए? 8 ने वोट नहीं दिया, तो 92 बच गए। तो इसने कहा है विनर है ना, जो सर
विनर है उसे टोटल का 48% मिला, विनर को टोटल का। तो इसका जब इस केस होता है ना, ऐसा केस आ जाता है कि 48% टोटल का मिला, तो बताओ लूज़र को कितने मिलेंगे। तो हमें वैलिड वोट का देखना होता है एक्चुअली में, लूज़र को वैलिड वोट्स का कितना मिलेंगे। तो 48 में कितना जोड़ूँ कि 92 आ जाए, 44 जोड़ देंगे, या ऐसे कह लो वैलिड वोट्स में से विनर के वोट माइनस कर दें तो लूज़र के वोट आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है कि नहीं है। ये इससे 4 रेशो ज़्यादा है, तो मतलब एक्चुअली में ये 4 रेशो से जीता है। एक्चुअली में कितने से जीता है, इतने से जीता है। तो 4 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, हमें 100 की बतानी है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 से, तो इतने वोट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। हाँ, बस यही निकालना था। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% वोटर्स did not cast their vote and out of remaining 10% were invalid। 10% ने वोट नहीं दिया और जितने बचे उसमें से 10% इनवैलिड है। विनर को कितने मिले, 70% मिला है वैलिड वोट्स का, और वो जीता है इतने वोट से, 7290 वोट से वो जीत गया है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट निकालने, कितने वोट थे। 100 का 10% वोट नहीं दिया तो कितना बच गया, 90। 90 में से 10% इनवैलिड निकल गया, कितना बच गया, 81। ऐसी होगा। अब 90 का 81 कैसे हुआ, ये देखना, परसेंटेज बताया कैसे निकलेगा, तभी 81 हो गया। मैंने देखा वैलिड वोट 81 है, तो 81 का 70% किसको मिला, विनर को, तो 30% लूज़र को मिलेगा 81 का। डिफरेंस कितना है, 40% का है कि नहीं। तो 40% जो 81 का 40% होगा वही इसके बराबर है, इतने वोट्स के। 40% ऑफ 81 इक्वल्स टू दिस। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, काट इसको मैंने 9 से काट दिया, 9 9 जा 81, और इसको 9 से काटा तो 810 आ गया, 810। फर्दर दोबारा 9 से काटा तो 9 1 जा 9, और 9 90 जा 9 को 9 इंटू 90 इतना आता है, तो 90 से 90 हो गया इसको काटने के बाद। तो इसकी वैल्यू इतनी बच गई। हमें एक की वैल्यू निकालनी है जो 100% कहलाती है, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू एक होती है। तो 245 जा 90, तो इधर ले जाएंगे, 5 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 को 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाएगा, 5 को 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ना समझ में आए तो दोबारा देखना वीडियो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है 75% वोटर गेव देयर वोट, मतलब 75% वोटर्स ने अपना वोट दिया। 2% ऑफ दीज वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 2% का वोट डिक्लेयर कर दिया गया इनवैलिड है। वन कैंडिडेट गॉट, इतने वोट मिले एक कैंडिडेट को, जो कि विच वाज 25%, विच वाज 25% ऑफ द वैलिड वोट्स। एक कैंडिडेट को इतने वोट मिले हैं, ठीक है, वो 25% है टोटल वैलिड वोट्स का। टोटल वैलिड वोट्स का जो 25% है वो इतना है जो कि एक कैंडिडेट को मिले। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हमें, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, सपोज एक्स थे हमारे पास टोटल वोट्स, उसका 75% ने वोट दिए, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 75% की इतनी होती है 3/4। ठीक है, अब उसने बोला 2% इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए, 2% इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितने होंगे, 98, मतलब 98 ने के वोट वैलिड है 98% के, तो 98/100। और उसने कहा है जो वैलिड वोट्स का 25% है ना वो इतना है, तो वैलिड 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, वो इसके बराबर है। तो 3 से काट दिया, इतना आ गया। 3 से काटने के बाद तो ये 4, ये 4, ये और ये 100 इधर मल्टीप्लाई में जाएंगे, और ये 98 डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ऐसे, तो इसको इससे काटेंगे 98 को, तो 60 टाइम्स चला जाएगा। 4 4 जा 16, 16 इंटू 100, 1600 मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं ठीक है, चलो
ख़त्म करते हैं क्लास। और मैंने कहा था कि लास्ट में बताऊंगा रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट वो होती है जब आरबीआई क्या है हमारी, मैंने पिछली क्लास में आरबीआई के बारे में बताया था कि नहीं बताया था ना, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1934 में कि इंडिया की एक सेंट्रल बैंक होगी, उस एक्ट में ये लिखा था। और 9 अप्रैल 1935 में जाके आरबीआई बनी। आरबीआई कैसी बॉडी है, स्टेटुअरी बॉडी है। अब ये स्टेटुअरी बॉडी क्या होता है, ऐसी बॉडी जो एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, पार्लियामेंट में एक्ट लाके, वो स्टेटुअरी बॉडी होती है। और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके बारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1935 अप्रैल में आरबीआई इस्टेब्लिश हो गया था। इसके गवर्नर कौन थे उस टाइम, ऑसबॉर्न स्मिथ थे उसके गवर्नर, ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस मिल गया 1947 में। तो 1949 में जाके हमारा बैंक नेशनलाइज्ड हो गया, आरबीआई जो था वो नेशनलाइज्ड हो गया। तो उसके बाद पावर्स हमारे हाथ में आ गई थी। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस, सी डी देशमुख नाम है उनका, जो आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। अब कौन है, अब जो है ना वो 25 नंबर के हैं, शक्तिकांता दास, ठीक है। वो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। और इसके अलावा आरबीआई में डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। तो पहले का नाम क्या है डेप्यूटी गवर्नर, एम के जैन, एम के पात्रा है, क्या बताया था मैंने, एम के पात्रा बताया था, एम के पात्रा बताया था ना, देखना एक बार, देख के आना इससे पिछली वाली वीडियो में, परसेंटेज पार्ट 2 में, ठीक है। दूसरे का नाम है एन एस विश्वनाथन। और तीसरे जो हैं उनका नाम है बीपी कानूनगो, ठीक है। ये तीनों जो हैं वो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं, ठीक है। और रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होती है जब कोई कमर्शियल बैंक होती है ना, जैसे हमारे जिसमें बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स होती हैं, वही वाली, जब उनका दिवाला निकल जाता है ना, दिवाला, पैसों की कमी पड़ती है उनके पास, पैसे नहीं कमा पा रहे होते हैं लोग फ्रॉड करके भाग जाते हैं पैसे लेके, तो उनका दिवाला निकल जाता है, मतलब ऐसे होता है ना, उनके पैसों की कमी होती है। तो दिवाला क्या कह रहा हूँ यार, पैसों की कमी पड़ जाती है कमर्शियल बैंक के पास, तो आरबीआई से उधार लेते हैं। आरबीआई जिस रेट पे उन्हें पैसे उधार देता है ना, वही होती है रेपो रेट, ठीक है। उस और इंटरेस्ट लेता है आरबीआई उस कमर्शियल बैंकों से, ठीक है। अगर रेपो रेट ज़्यादा हो गई तो क्या कमर्शियल बैंक्स लोन लेंगे, आरबीआई से नहीं लेंगे ना, क्योंकि वो कमाएंगे कितना और देंगे कितना, तो बैंक के पास क्या बचेगा, है ना, ऐसे ही होता है। और इस समय रेपो रेट क्या चल रही है, 4.4% चल रही है। एक बार देख लेना कितनी चल रही है, ठीक है, शायद इतनी ही है, कंफर्म कर लेना एक बार और। अब क्या होता है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो कभी जब कमर्शियल बैंक्स ज़्यादा पैसे कमा लेती हैं तो उन्हें सिक्योर करना होता है ना, अपना पैसा सिक्योर करना है तो होता है ना, तो आरबीआई क्या करते हैं, उनसे कमर्शियल बैंक से मनी को बोरो कर लेती है। तो जिस रेट पे आरबीआई बोरो करती है मनी कमर्शियल बैंक से, वही होती है रेपो रेट। सेफ्टी के लिए बैंक क्या करते हैं, आरबीआई में अपने पैसे रखवा देते हैं, ठीक है, वही रेपो रेट होती है। तो रेपो रेट हमेशा कम होती है, क्या कह रहा हूँ, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होती है रेपो रेट से, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होती है रेपो रेट से, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जिस रेट पे आरबीआई पैसे बोरो करता है कमर्शियल बैंक से, वही रिवर्स रेपो रेट होती है, ठीक है। और रेपो रेट क्या होती है, जिस रेट पे आरबीआई उधार देता है कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पे पैसे उधार देता है आरबीआई, वो रेपो रेट होती है, ठीक है।
और रिवर्स रेपो रेट्स क्या चल रही है अभी? 3.75% चल रही है शायद, हाँ कंफर्म कर लेना, इतनी ही चल रही है अभी, ठीक है। अच्छा, एक होता है कैश रिजर्व रेशो, एक होता है कैश रिजर्व रेशो। तो ये क्या होता है? तो आरबीआई ने एक एक कानून बना रखा है कि बैंक अपना कुछ परसेंट पैसा आरबीआई में रखवाना होगा, आरबीआई में रखवाना होगा। मतलब जैसे शायद अब कैश रिजर्व रेशो 3% है, तो जितना भी प्रॉफिट कम, जितना भी मतलब पैसा कमाती है ना कमर्शियल बैंक, तो उसका 3% उन्हें आरबीआई के पास रखवाना होगा। ऐसे जैसे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं ना, जैसे हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी के पैसे अलग से लेते हैं, वो लेते हैं कि नहीं लेते, वैसे ही होता है ये कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। मुझे बताना लेक्चर कैसा लगा आपको, वीडियो के कमेंट में करके बताना। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके बाय गाइस।